माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन की। यहाँ पर बच्चों को माइन्यूट सी प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमें कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ये डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर बात करें चैप्टर नंबर 1 की, कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने दो दिन पहले मैंने महारिविजन का सेशन लिया था, जिसके अंदर मेजॉरिटी माइन्यूट से माइन्यूट कॉन्सेप्ट भी मैंने वहाँ पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, जिसका आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इन कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए। अब हमें क्या इलस्ट्रेशन दिए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, और आप कोशिश करेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में 5 में से 3 बोला है तो आप ये 3 तो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपके 6 मार्क तो जेब में होने चाहिए। 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव के बाद 6 मार्क यानी टोटल 26 मार्क हो जाने वाले हैं। 16 मार्क के ब्रीफ आंसर्स मैंने ऑलरेडी अच्छे से आपको करा के रखे हैं, एंड टेबल एंड डायग्राम की सीरीज़ अपनी शुरू है, जहां पर और आपको 8 मार्क देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद आप डिस्टिंग्विश वगैरह करके भी अपने मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं। आज हमारा पूरा टारगेट होने वाला है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पर। जी क्या दिया है ज़रा देखने की कोशिश हम लोग यहाँ पर करते हैं। सर यहाँ पर हमें क्या दिया गया है ज़रा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। यानी गौरी ने क्या किया है सर? गौरी ने कलेक्ट की है कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी। कहाँ की? पर्टिकुलर फर्म की सर, पर्टिकुलर फर्म की इनकम की। तो सर अगर आपने बताया था किसी भी तरीके का इंडिविजुअल फर्म या पर्टिकुलर फर्म की बात की है, तो कहीं ना कहीं सर ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड लगता है? सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स की। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, जहाँ पर हम इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की हम लोग यहाँ पर बातें करते हैं। तो जो चीज़ें हमने मीनिंग और डेफिनेशन में की थी, वही चीज़ें आपको यहाँ पर एज अ आंसर के तौर पे लिखनी है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन? रमेश डिसाइडेड टू टेक ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन सच एज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस। भाई साहब यहाँ पे जो रमेश है वो डिसीजन लेना चाहता है प्रोडक्शन से रिलेटेड मैटर्स पर। जब वो प्रोडक्शन से रिलेटेड मैटर्स पर सारे डिसीजन खुद लेना पसंद करता है, तो उस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमिक। सर क्या कहते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी। सर फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? ये फ्री मार्केट इकोनॉमी वो मार्केट होता है जहां पर हम सोचते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। कितना प्रोडक्शन करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो उसे हम फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन of goods such as what to produce, how much to produce and how to produce etc. are taken at an individual level. There is no intervention by the government and any other agency. यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। फिर बात करते हैं शबाना। शबाना पेड वेजेस टू वर्कर्स इन हर फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट इन हर बैंक लोन। भाई साहब फैक्ट्री पर काम करने वाले वर्कर को वो क्या पे कर रही है सर? वेजेस पे कर रही है। और बैंक से उसने लोन लिया था तो उसको वो क्या पे कर रही है सर? इंटरेस्ट। तो सर इसको क्या कहेंगे? सर इसको बोलेंगे थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। मैंने आपको बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ज़मीन के बदले में आपको क्या देना पड़ेगा सर? रेंट। लेबर के बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? वेजेस। अगर आपको किसी ने पैसा दिया है तो आप उसको क्या दोगे? इंटरेस्ट देने वाले। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलने वाला? प्रॉफिट। तो यहाँ पे वेजेस और इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं, इसीलिए इसे थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग कहा जाता है। और इन्हीं चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस की। यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या है? सर यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सलमा परचेज अ स्वेटर फॉर हर फादर इन विंटर सीजन। सर ये विंटर सीजन मतलब ठंडी के माहौल में स्वेटर पहनना है, तो
तो सर ये क्या है सर, ये है रिलेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन टाइम एंड प्लेस। तो ये सीजन एक पर्टिकुलर टाइम से रिलेट करता है, एंड जब सीजन पर्टिकुलर टाइम से रिलेट करता है तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अगर ये पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड होता तो भी इसे रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है, क्योंकि हमें जो स्वेटर है वो स्वेटर वुलन क्लॉथ से बनता है, एंड वुलन क्लॉथ आपको ग्रेटर यूटिलिटी प्रोवाइड करता है इन द सीजन ऑफ विंटर। यस सर, इतनी बातें समझ में आ गई। नीलेश परचेज ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर, सिस्टर के लिए उसने कुछ गहने खरीदे, ठीक है, तो इसे कहेंगे सर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, बिकॉज यहाँ पर लोगों के लाइक डिसलाइक टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट नेचर प्रोफेशन सारे अलग चीज़ें होती है, और इट कैन बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब उसने खरीदा, सिस्टर के लिए खरीदा, तो उसकी लाइक डिसलाइक डिफरेंट हो सकती है, पसंद आ भी सकता है, पसंद नहीं भी आ सकता है, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब कविता कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद उसने 5 ऑरेंजेस कंज्यूम किए। सर इसे क्या कहेंगे सर, इसे कहेंगे कंटिन्यूटी या टोटल यूटिलिटी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल यूटिलिटी तो आपको यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या मीनिंग लिखना है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है जब हम कमोडिटीज़ को क्विक सक्सेशन पर विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी ये कॉन्सेप्ट समझना है और आपको रिलेट करना है कि ये चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है क्या। यस सर, हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई लग रही है, सुनी सुनी लग रही है, तो वो सुनी सुनी बातों को आपको यहाँ पर लिखने की कोशिश करने हैं। अगर यहाँ पर 2 मार्क की बात करें तो आपको कॉन्सेप्ट पहचानने पर 1 मार्क मिलेगा और इसके एक्सप्लेनेशन पर आपको 1 मार्क देखने के लिए मिलेगा, और ये टेक्स्ट बुक के बाहर का बिल्कुल नहीं आने के चांसेस होते हैं। फिर भूषण रिफ्यूज टू ईट 5th चपाती आफ्टर ईटिंग 4 चपाती, 4 चपाती खाने के बाद उसने 5वीं चपाती खाने से बिल्कुल मना कर दिया। सर इसको क्या कहेंगे सर, आपने बताया था वो एग्जाम्पल आपने बताया था ससुराल वाला, जहाँ पे वो खाता रहता पेट भर जाता, वो खाने की फिराक में बिल्कुल नहीं है। सर उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब उसको अब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। सर इसको क्या मिल सकता है, मिल चुका है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। अगर अब उसके बाद उसका कुछ भी उसने कंज्यूम किया तो उसका सेटिस्फैक्शन अब डिसयूटिलिटी में बदल सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन में एक रैशनल कंज्यूमर, एक नॉर्मल कंज्यूमर क्या करता है, कंजम्पशन को स्टॉप करता है, बस अब मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। ये चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ललिता satisfied her want for of writing an essay by using pen and notebook। भाई साहब ललिता है, ललिता ने एस्से लिखने की शुरुआत की और उसने उस एस्से को लिखने के लिए पेन और नोटबुक का इस्तेमाल किया हुआ है। तो सर इसे क्या मिलेगा, इसे कहते हैं यूटिलिटी। अब यूटिलिटी इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी यहाँ पर उसने पेन और नोटबुक का इस्तेमाल करके अपनी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपको 1 मार्क इधर और 1 मार्क यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जो कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पर एक्सप्लेन किया, जो कॉन्सेप्ट आपने आइडेंटिफाई किया है, उसी कॉन्सेप्ट को आपको मीनिंग के तौर पर लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 3 है, 3B 4 5 6 में किसी भी तरीके का आइडेंटिफाई का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें आपको इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जा सकते हैं, जिसको हमने महा रिविजन में अच्छी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम में क्या कहा है सर, वृंदा रिसीव मंथली पेंशन ऑफ 5000, उसे मंथली पेंशन मिल रही है 5000, कहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट से। तो सर स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी तरीके का फीस मिला, पेंशन मिला, स्कॉलरशिप मिला, तो इस ऐसे टाइप की इनकम को कहते हैं सर ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ट्रांसफ़र पेमेंट कहा जाता है। अब बात समझने की बात करते हैं, पेंशन का मतलब क्या होता है सर, पेंशन का मतलब होता है जब इंसान काम करता है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे या एज ए एम्प्लॉय के तौर पे, तो उसको गवर्नमेंट सैलरी देती है, लेकिन जब वो उस काम से रिटायरमेंट लेता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट उसको पेंशन दे रही है। तो पेंशन दे रही है तो गवर्नमेंट के लिए वो एक एक्सपेंडिचर की तरह है, गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, एक एक्सपेंडिचर की तरह है, इसीलिए इसे किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नेशनल इनकम में नहीं मिलता, बिकॉज ये एक इंडिविजुअल के लिए इनकम हो सकती है लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट,
वीरू kept aside 100 kg out of 500 kg of wheat produced in farm for his family. 500 किलो उसने गेहूं उगाया, उस गेहूं में से 100 किलो गेहूं उसने अपनी फैमिली के लिए रखा है। तो सर इसको प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन बोलेंगे क्या? यस सर। अब इस 100 केजी ऑफ कंजम्पशन के लिए इसको 1 रुपया भी इनकम मिलने वाला है क्या? सर इसे किसी भी तरीके का इनकम मिलने वाला नहीं है। अगर वो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है तो उसको इनकम नहीं मिलेगी। सर अगर इनकम नहीं मिलेगी तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये एक थ्योरेटिकल डिफ़िकल्टी आपकी बन सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। शीतल परचेज व्हीट फ्लोर फॉर हर बेकरी फ्रॉम फ्लोर मिल। भाई साहब यहाँ पे शीतल ने क्या क्या गेहूं का आटा खरीदा है अपनी बेकरी के लिए। कहाँ से? बोलते हैं ना आटा पीसने के मिल से। तो उसको क्या बोलेंगे सर? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स। फ्लोर मिल वाला क्या करता होगा? व्हीट खरीदता होगा एक आदमी से, उसको अपने फ्लोर मिल पर लेकर जाता होगा और बाद में वहाँ से शीतल ने खरीदा। तो सर शीतल ने यहाँ से खरीदा तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है, यानी बीच में बिचौलिए से खरीदा। इट इज़ नॉट अ फाइनल गुड प्रोडक्ट, क्योंकि इसे वो क्या करने वाली है, उसको वो अपने बेकरी में इस्तेमाल करने वाली है, उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वो बनाने वाली है। तो इस केस में व्हीट फ्लोर जो है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि वो उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए यानी वो अपने फैक्ट्री में उससे केक, पेस्ट्री या बिस्किट बनाने का कार्यक्रम करने वाली है। तो यहाँ पर गुड्स अप्रोच मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर वैल्यू एडेड अप्रोच की बात हम लोग कर सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पे ज़्यादा मगजमारी करने की बात नहीं है, यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स लिख दो और ये इट इज़ नॉट अ फाइनल गुड्स, ये फाइनल गुड्स नहीं है। यहाँ पे शीतल जो है वो क्या करने वाली है? फ्लोर मिल का इस्तेमाल अपने यहाँ पर लेकर जाकर बेकरी में लेकर जाकर केक, पेस्ट्री या बिस्किट बनाने में इस्तेमाल कर सकती है। फिर बात करते हैं शोभा। Shobha collected data regarding the money value of all final goods and services produced in the country for the financial year 18 and 19। अब यहाँ पे शोभा ने क्या किया है? मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का डेटा कलेक्ट किया है। तो सर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी आउटकम आता है, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी आउटकम आता है उसको हम क्या कहते हैं सर? मनी वैल्यू कहते हैं। और उसी मनी वैल्यू को यहाँ पर कहा जाता है नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम का जब हमने डेफिनेशन और मीनिंग रीड किया था तब हमने ये देखा था कि नेशनल इनकम इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर नेशनल इनकम एस्टिमेट क्या करता है सर? इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, जहाँ पर वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कमोडिटीज़ और सर्विसेज से मिलने वाले पैसे को यहाँ पर डिस्कस करने की बात करते हैं और ये एक मैक्रो कॉन्सेप्ट देखा जा सकता है। राजेंद्र, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजेंद्र हैज़ अ टोटल स्टॉक ऑफ 500 जेल पेन्स इन हिज शॉप इंक्लूड 200 जेल पेन प्रोड्यूस इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। भाई साहब 500 जेल पेन उसके पास अवेलेबल है, जिसमें से 200 उसके पिछले साल से रिलेटेड है। तो इसको बेटा बोलेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट। भाई साहब ये फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर का कोई भी कंजम्पशन अगर करंट ईयर में आ जाता है तो प्रोडक्शन फॉर द प्रीवियस ईयर इज इग्नोर्ड। यानी भाई साहब नेशनल इनकम क्या कहता है कि इस अकाउंटिंग को करते समय जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज करंट ईयर में है, यानी ये एक टोटल इन्वेंट्री का मैटर आ जाने वाला है। यानी जब हम कंसिडरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्शन उसने इस पर्टिकुलर ईयर में 300 का ही किया है और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में उसके 200 अलग जाने वाले हैं। यानी इस करंट ईयर के अंदर उसने अगर 300 यूनिट किया तो नेशनल इनकम के अंदर 300 प्रोडक्शन ही आने वाला है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 8 में कोई भी आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है। रघुज फादर रेगुलरली इन्वेस्ट हिज मनी इन स्टॉक एंड बॉन्ड। भाई साहब रघु का जो पप्पा है वो पैसा कहाँ लगाता है सर? स्टॉक और बॉन्ड में। तो क्या वो फाइनेंशियल मार्केट में डील करता है? यस। फाइनेंशियल मार्केट सर क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर वी कैन इन्वेस्ट मनी इन स्टॉक, सिक्योरिटी, डेरिवेटिव, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी एटसेट्रा एंड ऑल, जिसको हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक है। डिफिकल्टी इस तरीके जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना वही चीज़ आपको वहाँ पर लिखने की कोशिश करनी है। Sarah makes a monthly contribution to fund jointly created by her friends and the collected fund is given to a chosen member through the lucky draw। देखो सारा ने क्या किया? मंथली कंट्रीब्यूशन किया है
और वो कंट्रीब्यूशन करने के बाद उस जितने भी लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया होगा सबके नाम की चिट्ठी होगी, उसमें से एक चिट्ठी उठाई जाएगी और किसी एक लकी ड्रॉ को वो सारे पैसे दे दिए जाएंगे। तो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ चीट फंड जिसको हमने डिस्कस किया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिस्कस किया था। मनी मार्केट का अनऑर्गेनाइज सेक्टर में निधि और चीट फंड का भी हमने जिक्र किया था, जहां पर जो मेंबर्स होते हैं वो रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन जिसका चिट्ठी पर नाम आएगा, जिसका वो नंबर ड्रॉ किया जाएगा, जिसका नाम उसमें आया रहेगा, उसको वो पैसा दिया जाता है म्यूचुअली एग्रीड, बोलते हैं ना सबके सलाह मशवरा, सबके एग्रीमेंट के हिसाब से। फिर टीना डिपॉजिट अ लमसम अमाउंट ऑफ 50,000 इन द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसने 1 साल के लिए 50 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सर क्या यहाँ पर टाइम पीरियड फिक्स है? यस बेटा, तो इसको बोलेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। सर फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट रिफर्स टू द लमसम अमाउंट, यानी यहाँ पर हम एक अमाउंट को लमसम तरीके से क्या करते हैं, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जमा कर देते हैं, जिस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिलता है। हो गया, दैट्स इट। यही चीज़ें को तो आपको एक्सप्लेन करना है। एबीसी बैंक प्रोवाइड डीमेट फैसिलिटी, सेफ डिपॉजिट लॉकर, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर। तो इसको क्या बोलेंगे सर? एंशिलरी सर्विसेज बोलेंगे, यानी जिसको हम लोग एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी यूटिलिटी फंक्शन की बात होने वाली है। सर एंसिलरी सर्विसेज क्या होती है कि कस्टमर को अपने पास बांध के रखने के लिए कुछ एडिशनल यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जब भी कस्टमर को रिक्वायर्ड होगी इस तरीके की सर्विसेज की, वो बैंक को अप्रोच कर सकता है। बदले में बैंक उससे कुछ चार्जेस लेने वाला है, जिस तरीके से कलेक्शन ऑफ मनी, मेकिंग अ पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ बिहाफ ऑफ द कस्टमर, मर्चेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट लॉकर, डीमैट फैसिलिटी जैसी बातें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये एक प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट की ही बातें होने वाली है। इंडिया क्या करता है? पेट्रोलियम खरीदता है सर, कहाँ से? ईरान से। तो सर इंडिया में माल आ रहा है कि जा रहा है? सर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे इंपोर्टेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है व्हेन वन कंट्री परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट ट्रेड। जिस तरीके से पेट्रोलियम इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया से खरीदा जाता है। उसके बाद सेकेंड, महाराष्ट्र ने परचेज किया वीट पंजाब से। तो सर महाराष्ट्र किसका हिस्सा है? इंडिया का, पंजाब। तो इंडिया के अंदर ही दो राज्य आपस में क्या कर रहे हैं? लेन देन कर रहे हैं। तो सर इसको इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड बोल सकते हैं क्या? यस बेटा बोल सकते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ ए स्पेसिफाइड नेशन इज कॉल्ड एज इंटरनल, डोमेस्टिक और होम ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, यस सर। फिर बात करते हैं इंग्लैंड इंपोर्टेड कॉटन फ्रॉम इंडिया, मेड रेडीमेड गारमेंट फ्रॉम इट एंड सोल्ड इन टू मलेशिया। इंग्लैंड क्या करता है पता है? इंडिया से कॉटन खरीदता है और उसके बाद प्रोडक्शन वगैरह करके मलेशिया को बेच देता है। तो यानी यहाँ पर इंग्लैंड क्या कर रहा है? यहाँ पर वो इंपोर्ट कर रहा है और मलेशिया को वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जहाँ पर दोनों तरीके की एक्टिविटी आती है उसको हम इंटरपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग द सेम टू द अनदर कंट्री, इसको बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट बात करते हैं जापान सेल स्मार्टफोन टू म्यांमार। जापान क्या कर रहा है? म्यांमार को। तो जापान एक अलग कंट्री है, म्यांमार एक अलग कंट्री, तो इसको क्या बोलेंगे सर? एक्सपोर्ट ट्रेड कहने वाले हैं। इसका मतलब एक देश दूसरे देश को क्या कर रहा है? माल बेच रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर 2 मार्क्स आपको अलोकेटेड है। 1 मार्क आपको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करने पर मिलेगा और 1 मार्क आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन आप 2 से 4 लाइनों में कर सकते हैं, कोई भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है, इसकी अश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ, बशर्ते आपने उसको अच्छी तरीके से पहचाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है आपकी जो भी डिमांड होगी उसको फुलफिल करने की मैं कोशिश करता हूँ। मेजॉरिटी से कंटेंट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर पढ़ा कर रखा हुआ है, लेकिन तभी भी बच्चे मैसेज करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहो। आपको अगर कोई भी कंटेंट अवेलेबल चाहिए तो उसको प्लेलिस्ट पर आप चेक कीजिए, अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो ही आप मुझे मैसेज किए, मैं आपको वो कंटेंट बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।